Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy and once again you're most welcome to my YouTube channel GK with MKF। फ्रेंड्स, जो भी भाई बहन यूपी दरोगा भर्ती 2021 की तैयारी कर रहा है या फिर यूपी का कोई भी उसका एग्ज़ाम है और जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत कारगर है। जितनी भी हमारी सीरीज़ की सारी वीडियोज़ हैं अपने आप में सारी एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धुआं धुआं करने वाली है। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाइएगा। यदि आपको पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजाना है और अपने दुश्मनों को जलाना है तो फ्रेंड्स कामयाबी ही उसका एकमात्र रास्ता है और आप सफल होंगे, आप कामयाब होंगे। तो फ्रेंड्स डीजे तो बजेगा ही कहाँ, पड़ोसी के घर के सामने। इसलिए फ्रेंड्स हम आपके समय की कीमत को जानते हैं, समझते हैं, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद करना नहीं चाहते। इसलिए मात्र 25 प्रश्न मिलेंगे, धमाकेदार मसालेदार प्रश्न मिलेंगे। एक एक प्रश्न अपने आप में लाजवाब है। जब आप देखेंगे वीडियो को तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप के एंड तक पूरा ध्यान से देखिएगा। और साथियों मेरी आपसे शिकायत है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? या तो आप यदि आपको वीडियो पसंद नहीं तो आप डिसलाइक करिए या फिर लाइक करिए। आप कहीं तो टिकिए, आप बीच में मत रुकिएगा। या तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, आप बीच में क्यों रहते हैं भाई? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, नहीं लगती तो डिसलाइक करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं, धुआं धुआं करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? कावेरी बेसिन, कच्छ बेसिन, असोम क्षेत्र या फिर मुंबई अपतट क्षेत्र? तो फ्रेंड्स इस धमाकेदार प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई अपतटीय क्षेत्र। फ्रेंड्स जो मुंबई का जो तटीय क्षेत्र है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, वह भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या पूछा है, खनिज तेल क्षेत्र पूछा है। तो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? मुंबई अपतटीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? देखिए फ्रेंड्स जिस क्वेश्चन में आपको डिटेल से समझाने की आवश्यकता पड़ेगी हम उसको बिल्कुल डिटेल से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपके दिमाग में चीज़ें फिट बैठ जाएं। चलिए, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? जूट उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में, कपड़ा उद्योग में या फिर चीनी उद्योग में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा उद्योग में। कपड़ा उद्योग में फ्रेंड्स भारत में सबसे अधिक लोग कार्यरत हैं। किसमें? कपड़ा उद्योग में। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। साथियों वीडियो को फटाफट हम खत्म करेंगे ताकि आपका समय भी कम से कम खर्च हो और आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक का मानसेहरा तथा अष्ट शाहबाज गढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसे काट दीजिएगा। अशोक का मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि या फिर देवनागरी लिपि? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी लिपि। साथियों याद रखिएगा जो इसका मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी का जो अभिलेख है ये दोनों ही अभिलेख किसमें है? खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स जो ये बनी ठनी चित्र शैली है आपको बताना है कि किससे संबंधित है। और साथियों आर्ट एंड कल्चर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1-2 प्रश्न आर्ट एंड कल्चर का जरूर आता है। तो बताइए बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, चावंड शैली या फिर जयपुर शैली? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली से ही संबंधित है बनी ठनी चित्र शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन है और पहले कई बार वीडियो में मैंने आपको बताया इसके बारे में। श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड कैनिंग? अभी फ्रेंड्स कल की ही वीडियो में हमने आपको जो हमने नेशनल पार्क वाली वीडियो कवर कराई थी उसमें हमने आपको बताया था कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और उस राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो राजाजी नाम है वह रखा गया था श्री राजगोपालाचारी के नाम पर। और आपको बताया था कि स्वतंत्र भारत का ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन? राजगोपालाचारी जी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी, राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लद्दाख और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में, रंजोती या फिर नाग टिब्बा इन दोनों के बीच में, लेसर हिमालय या फिर हिमालय इन दोनों के बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। जो लद्दाख और पीर पंजाल की पहाड़ी श्रेणी है उन दोनों के बीच में है आपकी कुल्लू घाटी। फ्रेंड्स याद रखिएगा कुल्लू घाटी किन के बीच में स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर किया करें और कमेंट करके बताया करें कि क्या वीडियो में कमी है या क्या अच्छाई है, और यदि कोई कमी है तो क्या उसमें हम सुधार कर सकते हैं। यदि आप नहीं बताएंगे तो हमें मालूम कैसे चलेगा। चलिए फ्रेंड्स
क्वेश्चन नंबर 7 है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों की ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, या फिर पहाड़ों की चोटी पर। तो छतों पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए ये इसका गलत है। शुष्क क्षेत्रों में भी नहीं होगा, पहाड़ों की चोटियों पर भी नहीं होगा। और आपको पहले समझना होगा कि सोपान कृषि कहते किसे हैं। फ्रेंड्स, जो पहाड़ियों पर जो सीढ़ी नुमा खेती होती है, सीढ़ी नुमा, उसको हम कहते हैं सोपान कृषि। और वह कहाँ पर होगी? पहाड़ों की ढलानों पर होगी, ना तो यहाँ ना यहाँ ना यहाँ। कहाँ पर होगी? पहाड़ों की ढलानों पर होगी। कौन सी? सोपान कृषि या फिर सीढ़ी नुमा खेती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी 1-2 प्रश्न बनता है। केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, या फिर कर्नाटक से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से। तमिलनाडु का ये प्रमुख मुख्य लोक नृत्य है कौन सा? कारागम। और ये धार्मिक लोक नृत्य, ये भी याद रखिएगा, धार्मिक लोक नृत्य है कारागम। और किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, छाप लीजिएगा, 100% आने के इसके चांसेस हैं। और ऐसे प्रश्न आते हैं जो पर्यावरण से संबंधित हो और साथ ही साथ जिनका संबंध भारतीय संविधान से भी हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 51A का सब क्लोज जी। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ये संबंधित है किससे फ्रेंड्स? ये पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 51A का सब क्लोज जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई थी? बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, या फिर हमीरपुर। तो जो उत्तर प्रदेश वाले हैं उनके लिए तो यह रामबाण क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर। ललितपुर में ही यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई थी। और ललितपुर कहाँ है? यह आपका यूपी का एक जिला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, धमाकेदार एक प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों को नोट करेगा यदि संभव हो सके तो। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किन की स्मृति में प्रारंभ किया था? उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, या फिर पंडित रविशंकर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनकी ही याद में, इनकी स्मृति में उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक लाभान्वित है? आपके ऑप्शन है एटा, इटावा, गोरखपुर, या फिर हमीरपुर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला अर्जुन बांध नहर से सबसे अधिक लाभान्वित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में, कश्मीर घाटी में, फूलों की घाटी में, या फिर दामोदर घाटी में। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शांत घाटी, जिसे हम साइलेंट वैली भी कहते हैं। और ये कहाँ पड़ती है फ्रेंड्स? ये केरल राज्य में पड़ती है। कहाँ पर? केरल राज्य में। चलो आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये आपका इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है और फ्रेंड्स ये आपका केरल का एरिया है। और साथियों, यहाँ पर केरल में ही पाई जाती है शांत घाटी, जिसे हम साइलेंट वैली कहते हैं। और यहाँ भारत की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यदि फ्रेंड्स क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि भारत की सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपका जो ऑप्शन होगा उसमें होगा पश्चिमी भारत का पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र। तो फ्रेंड्स ये कौन सा है? ये आपका पश्चिमी घाट है। देखिए फिर से समझाता हूँ आपको। चलिए, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है। यहाँ आपका पश्चिमी घाट पर्वत है। मान लीजिए ये पश्चिमी घाट पर्वत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला जो पश्चिमी क्षेत्र है फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है भारत में, क्योंकि यहाँ लगभग पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। और यहाँ पर है केरल राज्य, और इस केरल राज्य में है आपकी शांत घाटी, जिसे हम साइलेंट वैली कहते हैं। और क्वेश्चन के पूछने के आधार पर जो आपके विकल्प दिए गए हैं, इनमें शांत घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट पाउडर डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, इसका क्या प्रभाव पड़ता है इस पर? यह बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है अर्थात बदलता नहीं, या फिर अपरिमित हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, असीमित हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए, जब आप शुद्ध जल में, जब आप प्योर वाटर में डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं तो उसका जो सरफेस टेंशन है, जो पृष्ठ तनाव है फ्रेंड्स, वह घट जाता है। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, इसलिए याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वनों की ह्रास दर में वृद्धि का या के कारण है क्या है?
नगरों एवं उद्योगों का बढ़ता क्षेत्र, कृषि के लिए भूमि की मांग, अत्यधिक चराई की समस्या, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। देखिए नगरों और उद्योगों का जो बढ़ता क्षेत्र है फ्रेंड्स, देखिए इसका मुख्य कारण क्या है, बढ़ती जनसंख्या। जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो हम नगरों का विकास अधिक होगा, अर्थात शहरों का जो फैलाव है वह अधिक क्षेत्र में होगा। और उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए वनों को काटना पड़ेगा, वनों को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। और उद्योगों का जो बढ़ता क्षेत्र है, ज़्यादा उद्योग जब लगेंगे तो उसके लिए भी क्या होगा, लकड़ी की आवश्यकता होगी, वनों को काटना पड़ेगा। तो ये इसका कारण है। उसके बाद कृषि के लिए भूमि की मांग। फ्रेंड्स जब जनसंख्या अधिक बढ़ेगी तो कृषि अधिक क्षेत्र पर जो है उत्पादित करनी पड़ेगी, अर्थात जो अन्न उगाने के लिए हमें अधिक कृषि की भूमि की मांग पड़ेगी। और उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें वनों को काटना ही पड़ेगा, अर्थात वनों को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, वन क्षेत्र को काटकर वहां पर कृषि योग्य उसको भूमि बनाना पड़ेगा। तो ये भी आपका सही है। उसके बाद अत्यधिक चराई की समस्या। तो फ्रेंड्स जब अधिक जनसंख्या होगी तो अधिक पशुओं की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें दूध की भी आवश्यकता पड़ेगी। और जब अधिक पशु पाले जाएंगे तो अधिक पशुपालन के लिए जो चराई है, जो उनको पशुओं को चराने का जो क्षेत्र है उसमें भी वृद्धि करनी पड़ेगी। उसके लिए आपका वनों का ह्रास बिल्कुल होगा। तो इसलिए ये सभी इसके कारण हैं, किसके, वनों की ह्रास दर के, वनों के जो लगातार जो वन कम हो रहे हैं, वन क्षेत्र को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसका जो सभी कारण है ये सब। ऑप्शन नंबर डी इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरिस्का एवं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? बाघ एवं शेर, भालू, हिरण या फिर हाथी। देखिए फ्रेंड्स जो मैंने पिछली बार एक वीडियो अपलोड की थी नेशनल पार्क की, तो उसमें मैंने आपको ट्रिक और मैप के साथ अच्छी तरह समझाया था। और उसमें मैंने सरिस्का और रणथंभौर जो कि राजस्थान राज्य में पड़ते हैं, इन दोनों के बारे में डिटेल से समझाया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करिएगा, या फिर हमारी जो प्लेलिस्ट है, चैनल की प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ आपको वह वीडियो मिल जाएगी। आप उस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। वहाँ आपको जितने भी भारत के मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है, सभी को समझाया गया है, और विद मैप और विद ट्रिक के साथ में। तो आपको भली प्रकार से समझ में आ जाएगी। यदि आपने नहीं देखी है तो फटाफट से जाकर वहाँ देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाघ एवं शेर के लिए यह प्रसिद्ध है, संरक्षित है क्षेत्र कौन सा? सरिस्का एवं रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में है, ये दोनों ही किसके लिए? बाघ एवं शेर के लिए संरक्षित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17, अनवीकरणीय स्रोतों में शामिल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या पूछा है, अनवीकरणीय स्रोतों में शामिल नहीं है बायोगैस, खनिज, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। इसका मतलब यह है कि जो नवीकरणीय स्रोत हैं, नवीकरणीय स्रोत इनमें से कौन सा है ये पूछा गया। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बायोगैस। जो अनवीकरणीय स्रोतों में शामिल ये नहीं है बायोगैस, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ये आपका नवीकरणीय स्रोत है। तो और खनिज ये भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, प्राकृतिक गैस ये सभी आपके रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं आते। अर्थात इन सभी की इन सभी का जो उत्पादन है, तो फ्रेंड्स इनकी जो निर्माण प्रक्रिया है यह लाखों करोड़ों वर्षों में जाकर पूरी होती है। इसलिए ये नवीकरणीय एनर्जी नहीं है। ये कैसी है? अनवीकरणीय स्रोत है, खनिज, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। लेकिन जो बायोगैस है ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग निम्न में से किन में होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। सुगठ्य फोम के निर्माण में होता है, ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी एरोसोल कैन के में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा केवल डी, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स देखिए जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, इसका उपयोग किस में होता है? रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशनर में होता है, और जो फोम उत्पन्न करने वाले इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में भी होता है। उसके बाद डाइक्लिन में होता है, और एक एरोसोल स्प्रे के रूप में भी इसका उपयोग होता है। लेकिन फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो बताया वो तो ऑप्शन नंबर सी भी है, लेकिन फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि ये पूछता कि फोम के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक अवयव की सफाई करने में होता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भी होता। लेकिन यहाँ इसने पूछा है कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता, नहीं होता उसमें। और ऑप्शन नंबर ए जो है सुगठ्य फोम के निर्माण में, तो ये भी नहीं है, क्योंकि फोम के निर्माण करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अवयव होते हैं, उनकी सफाई करने में होता नहीं कि फोम के निर्माण में होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और समझिएगा, दोबारा फिर से समझने की कोशिश करिएगा। यदि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में होता कि
फोम के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में, तो ये भी सही होता, लेकिन यहां पर पूछा है कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। और यहां पर पूछा है कि सुगठ्य फोम के निर्माण में, इसमें नहीं होता, बल्कि फोम के निर्माण के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक अवयव होते हैं उनकी सफाई करने में होता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। और एरोसोल कैन जो होती है ये किस में प्रयोग होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन और जो डाइक्लिन स्प्रे, उन समय प्रयोग होता है दाबकारी एजेंट के रूप में, जो प्रेशर क्रिएट करने वाला जो एजेंट है उसके रूप में होता है। इसलिए इसका राइट आंसर है केवल डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 57। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। और चलिए बाकी के लिए भी बाकी के बारे में समझते हैं। फ्रेंड जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 है, कौन सा 52, इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान है। क्या कि एक राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा प्रावधान है किसमें? आर्टिकल 52 में। और जो आर्टिकल 54 है इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में दिया गया है? आर्टिकल 54 में दिया गया है। और जो आर्टिकल 55 है फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है। और आर्टिकल 57 के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसमें पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, अर्थात राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता किस में दी गई है? आर्टिकल 57 में दी गई है। और आर्टिकल 55 क्या है? इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। आर्टिकल 54 में है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन, और आर्टिकल 52 में है आपका कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा प्रावधान है किसमें? भारतीय संविधान में, ये बताया गया आर्टिकल 52 में। चलिए सभी ये जो आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी राष्ट्रपति से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। फ्रेंड्स सभी प्रश्न अपने आप में एक से बढ़कर एक है। जितनी मेहनत मैं आपके साथ करता हूं, यदि उतनी मेहनत आप कर लें तो फ्रेंड्स आपको सफलता जरूर मिलेगी, सफलता के कदम आप जरूर चूमेंगे और सफलता आपके द्वार तक चल कर आएगी यदि आप इतनी ही मेहनत कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित हैं? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची? बताइए क्या है इसका राइट आंसर? इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। जो ये पंचायती राज विषय है फ्रेंड्स, यह राज्य सूची से संबंधित हैं। और पंचायती राज विषय मैंने आपको बताया कि राज्य सूची में सम्मिलित है। और राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? आपका स्थानीय शासन, जैसे कि आपका नगर निगम, सुधार न्यास, जिला बोर्ड, और जो आपका खनन प्राधिकरण, बस्ती प्राधिकरण, और आपका स्थानीय स्वशासन या फिर ग्राम स्वशासन, जो गांव का शासन है वह, उनके प्रयोजनों के लिए जो अन्य स्थानीय प्राधिकरण की स्थापना की गई है, उनका गठन और उनकी शक्तियां, ये सब किस में आता है? ये सब पंचायती राज विषय में आता है। और ये किस में है? आपका राज्य सूची में सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से इसका अनुमान लगा सकते हैं। कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ या फिर भीलवाड़ा? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह आपका है ऑप्शन नंबर बी, जो लद्दाख निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का, यह है फ्रेंड्स सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार। और उसके बाद कौन सा है फ्रेंड्स? यदि आपको कूट मिलान दे दिया जाए या फिर आपको इसका जो क्रम दे दिया जाए बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो फ्रेंड्स लद्दाख सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है आपका बाड़मेर का नंबर, बाड़मेर। उसके बाद कच्छ, कच्छ के बाद आपका पश्चिमी अरुणाचल, और पश्चिमी अरुणाचल के बाद आता है आपका पूर्वी अरुणाचल का हिस्सा। ये जो मैंने आपको 5 बताए हैं एक बार फिर से सुनिए। सबसे बड़ा आपका लद्दाख, उसके बाद आपका बाड़मेर, उसके बाद कच्छ, उसके बाद आपका पश्चिमी अरुणाचल, और उसके बाद आपका पूर्वी अरुणाचल का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 32वें, 42वें, 15वें या फिर 40वें? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पर सुनिएगा गौर से। जो भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था, जो भारत का मूल संविधान था फ्रेंड्स, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें जो मौलिक कर्तव्य हमारे उनका उल्लेख नहीं किया गया था। और जो उसके बाद फिर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक बैठक हुई, कब हुई थी? 29 मई 1976 को। कब? 29 मई 1976 को भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस समिति है उसकी बैठक संपन्न हुई। कहाँ पर? दिल्ली में। और उसने अपनी बैठक में संविधान में मूल कर्तव्यों के संबंध में एक प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस पार्टी जो अध्यक्ष द्वारा संवैधानिक सुधार पर एक गठित जो समिति थी, कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उससे अपनी राय देने को कहा।
फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे उससे संबंधित जो समिति गठित की गई थी वह कौन सी समिति थी, या फिर मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़े गए थे संविधान में, तो वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बार बार सुनिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इससे कांग्रेस पार्टी ने अपनी राय देने को कहा और इस समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को समावेश करने की जो सिफारिश की। उसके बाद इस आधार पर ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में बना था, इसके द्वारा जो है संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने फ्रेंड्स? 10 मूल कर्तव्य। इसने सिफारिश कितने की थी? 8 मूल कर्तव्यों की थी, लेकिन जोड़े कितने गए? आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में रखा गया। ये भी पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो वो रखा गया आपका 51 क में। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, 51 क या फिर 51 ए, इसमें रखे गए आपके मौलिक कर्तव्य। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में बना था, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी कर दी गई? आपकी 11 कर दी गई है। ये भी पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो वो था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। चलिए, सभी फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं या सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं पूरा डिटेल के साथ में समझाऊं। मेरी वीडियो में प्रश्न थोड़े कम होते हैं, समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको मैं पूरा समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप दोबारा ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, आप अच्छा खाइए लेकिन अच्छा खाइए, आप थोड़ा खाइए लेकिन अच्छा खाइए, थोड़ा खाइए अच्छा खाइए, आप थोड़ा पढ़िए लेकिन बढ़िया पढ़िए। चलिए, इसलिए फ्रेंड्स हमारी वीडियो में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, इसका जो वित्त है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उपकर, विदेशी सहायता, बाजार से ऋण उगाही या फिर संघ सरकार के बजट के में अनुदान। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, संघ सरकार के बजट में अनुदान। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी जो भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो वित्त का प्रमुख स्रोत है वह संघ सरकार के बजट में अनुदान है। देश में शुरू की गई अब तक की यह सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI कार्यान्वित की जा रही है। कौन सी है फ्रेंड्स? यह अब तक की शुरू की गई जितनी भी राजमार्ग परियोजना है उनमें सबसे बड़ी है कौन सी? भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो कि जिसे हम NHAI के नाम से भी जानते हैं, यह कार्यान्वित की जा रही है। और फ्रेंड्स NHAI की स्थापना कब की गई थी, यह भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो NHAI की स्थापना की गई थी आपकी जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के अंतर्गत। 1988 में आपकी 1988 जो इसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम था उसके तहत ही इसकी स्थापना की गई थी NHAI की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अग्निशमन वस्त्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं या किससे बनाए जाते हैं? अभ्रक, एस्बेस्टस, टैल्क या फिर स्टेटाइट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्बेस्टस के द्वारा ही आपके जो अग्निशमक वस्त्र होते हैं, अग्निशमन वस्त्र होते हैं, ये वस्त्र होते हैं, उन सभी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? आपका एस्बेस्टस के द्वारा किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है उन कपड़ों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। सबसे अधिक जो लाभान्वित राज्य थे वो थे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी। तो फ्रेंड्स ये सबसे अधिक लाभान्वित हुए थे किससे? आपका हरित क्रांति से। और फ्रेंड्स हरित क्रांति का जो प्रारंभ है, जो शुरुआत इसकी स्टार्टिंग है, वह तीसरी पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? तो वो आपकी थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? वैज्ञानिक, एक कृषि वैज्ञानिक थे मेक्सिको के प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग और भारतीय वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन। इन दोनों ही कृषि वैज्ञानिकों को पूरा श्रेय दिया जाता है भारत में हरित क्रांति लाने का। और हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस खेती पर पड़ा था? तो वह पड़ा था फ्रेंड्स गेहूं की फसल पर। किस पर? गेहूं की फसल पर। यह भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए आपके एक प्रश्न से ही आपके कई प्रश्न कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसका सबसे अधिक असर किस फसल पर था? गेहूं की फसल पर पड़ा था, जिसकी पैदावार में लगभग 500% की, कितनी फ्रेंड्स? 500% की वृद्धि हुई थी गेहूं की फसल में इस क्रांति के आने के बाद। और इसका सबसे अधिक लाभान्वित राज्य थे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चलिए उम्मीद करता हूं आप सभी समझ गए होंगे। तो आज का क्विज आपके लिए है, आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में
कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व में दूसरी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, स्पेनिश, अंग्रेजी, चाइनीज? यदि आपको पता है तो आप फटाफट से कमेंट में छापिएगा इसका राइट आंसर। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी साथियों में इसको शेयर भी कर दिया करें। यदि कोई कमी है, कोई सुझाव है, जो भी अच्छाई है, आप कमेंट करके जरूर बताया करें। यदि अभी तक किसी हमारे भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले समय में आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सभी के पास पहले पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी पढ़ाई करते